हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। इनके अपने कुछ अभी रिसेंट टाइम्स में जो हमारे पास इनकी तरफ से ये मेल पर आता है, बाय द वे इनके न्यूज़लेटर के जो डॉक्यूमेंट है ये इन्होंने बहुत अच्छा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने का डॉक्यूमेंट बना करके भेजा था। ये आपको अभी रिसेंट टाइम्स में हम एक्सप्लेन कर देंगे आगे चल करके। इससे आपको ना कोई भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट या बोलना चाहिए पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को कैसे समझना है, वो आपको समझ में आएगा। कंपनी की हेल्थ समझ में आएगी उनको पढ़ करके, ठीक है। तो और भी चीजें ये लोग बताते हैं, रेड फ्लैग रिपोर्ट वगैरह रिलीज करते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हो जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर अपना एनालिसिस शुरू करते हैं। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का। तो आज अपन डिस्कस करेंगे प्रीमो केमिकल्स लिमिटेड को। तो प्रीमो केमिकल्स लिमिटेड जो है, अगर अपन इधर भी देखें तो अपन साथ ही साथ में यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे भी चार्ट ओपन कर लेते हैं। और ये जो स्टॉक है ये भी यहाँ ट्रेडिंग कम्युनिटी से निकल के आया है। तो अभी देखते हैं, चलिए। और किसी ने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ आ चुका है इस स्टॉक में, तो देखते हैं। है ना, 57.55 रुपीज़ की भी करंट वैल्यू चल रही है और बुक वैल्यू जो है वो है 16.8 रुपीज़ की, ठीक। जो कंपनी है वो क्या करती है देख लेते हैं। कंपनी जो है 1 दिसंबर 1975 को इनकॉर्पोरेट की गई थी और बेसिकली इसका जो नाम है वो चेंज किया गया था पंजाब एल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड से 19 अप्रैल 1983 को। और कंपनी का जो मेन प्रोडक्ट है वो है कॉस्टिक सोडा, है। तो बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉस्टिक सोडा इन नॉर्थ इंडिया। और बाय प्रोडक्ट जो रहते हैं कॉस्टिक सोडा के, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, लिक्विड क्लोरीन हो गया, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड हो गया और हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह की सब चीज़ें हैं इसमें। की प्रोडक्ट की बात करें अगर अपन, की प्रोडक्ट्स की अगर अपन बात करें तो यही है इसमें, लिक्विड क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। तो इसका जो है प्रोडक्ट्स में अगर अपन बात करें तो कॉस्टिक फ्लेक्स, स्टेबल ब्लीचिंग पाउडर, एसबीपी, एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो सभी चीज़ें अपना, हाइड्रोजन परऑक्साइड वगैरह तो काफ़ी मतलब कॉमन, सभी चीज़ें आपने नाम सुना होगा इनका। तो अच्छे यूज़, काफ़ी यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। चलिए चलते हैं, अपन देखते हैं मैक्स चार्ट। अगर अपन देखें तो इन्होंने अपना जो एटीएच कैच किया था वो 13 अप्रैल 2022 को कैच किया था। अगर आप इनकी ग्रोथ देखें तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ इन्होंने दिखाई है सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर। 2020 में अगर आप देखें, अप्रैल में ही अगर अपन चलें तो मात्र 6 रुपये 60 पैसे का था ये। और मात्र 2 साल के अंदर अंदर इन्होंने 94 रुपीज, 94 से भी ज़्यादा बल्कि, अगर अपन सिर्फ 94 मतलब बहुत कई गुना ज़्यादा ग्रोथ दिखाई इन्होंने। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हुई थी इस स्टॉक की। और फिर उस ग्रोथ के बाद में 97 रुपीज़ के करीब। अब अगर अपन इधर से डाउन साइड देखें तो अभी 60, अभी तो 57 रुपीज़ का हो चुका है। तो वही है ना। अब ये तो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ है, जिन्होंने सही टाइम पे एंटर किया होगा उनके लिए बहुत मुनाफा हुआ होगा इसमें। चलिए अभी अपन मौका और देखते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। अब प्रोज एंड कॉन्स में पहले बुरी खबर देख लेते हैं। दो कंपनीज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट इज नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कह रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ है लेकिन डिविडेंड नहीं पे आउट किए। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो मात्र 31.4% की है। अब होल्डिंग लो होने के कई कारण हो सकते हैं, फिर भी अपन देखते हैं आगे। प्रोज की बात करें तो कंपनी है गुड क्वार्टर दिया है, एक्सपेक्टेशन मतलब कंपनी अभी गुड क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रही है। उसके बाद में कंपनी है डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 88.2% CAGR ओवर पास्ट 5 ईयर। अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी की ROE जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो 3 साल में 32.6% का है, जो कि काफी अच्छा है, ठीक। चलिए चलते हैं, अब बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो क्वार्टरली रिजल्ट में इनकी सेल्स कम हुई है 147.80 से 109.88। एक्सपेंसेस की बात करें तो 119.21 से 102.83। फिर उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो काफी कम हो गया, 28.59 से कम होकर के 7.05 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज जो है 19.34 से 6.42 वो भी कम हो गया। अदर इनकम भी कम हुई है। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट भी कम हुआ है। फिर उसके डेप्रिसिएशन की बात करें तो 7.65 से 8.71 ये बढ़ा है डेप्रिसिएशन। अगर अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, 25.09 से कम होकर के मात्र 0.77 रह गया है। अब चलिए देखते हैं। फिर इसके बाद में अगर अपन टैक्स की बात करें तो टैक्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए इनके, 13.37 से बढ़ करके सीधा 584.42 हो चुका है। फिर इसके बाद में अगर अपन नेट प्रॉफिट की बात करें तो 7.47 से नेगेटिव हो चुका है, ये तो -3.72। ईपीएस की बात करें तो 0.72 से 0.15 हो चुका है, -0.15।
अब चलिए पीएनएल स्टेटमेंट देखते हैं इनका। पीएनएल स्टेटमेंट में देखें तो सेल्स बढ़ी है ओवरऑल ईयर बाय ईयर बेसिस पे 449 से 707 हो चुका है। एक्सपेंसेस की बात करें तो 362 से 515 हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 87 से 192 हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो 19% से 27% का हो चुका है। अब अगर अपन इधर देखें अदर इनकम की तो 15 से 26 हो चुकी है, बढ़त हुई है। इंटरेस्ट की बात करें तो वो भी बढ़ा है। फिर उसके बाद में डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन में भी बढ़त हुई है 17 से 24। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ओवरऑल ईयर बाय ईयर बेसिस पे काफ़ी बढ़िया बढ़त है, 76 से 186 हो गया है। फिर उसके बाद में टैक्स परसेंटेज की बात करें 25 से 28%। फिर उसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 57 से 134। फिर ईपीएस अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2.34 से 5.53। फिर अगर अपन इधर बैलेंस शीट की तरफ चलें तो शेयर कैपिटल उतने का उतना ही है। अगर रिजर्व्स की बात करें तो 225 से 358 हो चुका है। बोरोइंग्स की बात करें तो वो भी बढ़ी हैं। फिर उसका अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो वो भी बढ़े हैं। फिर टोटल लाइबिलिटी 476 से 726 हो चुका है। फिक्स एसेट्स की बात करें तो वो भी बढ़े हैं। CWIP में भी इंक्रीज हुई है। फिर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो 30 करोड़ से 53 करोड़ का हो चुका है। अदर एसेट्स की बात करें तो 114 से 181 करोड़ की हो चुकी है। फिर उसके बाद में इधर भी सेम टू सेम। अब अपन चलते हैं 476 से 726। फिर उसके अगर कैश फ्लो की बात करें, इंपॉर्टेंट आंकड़े होते हैं। कैश फ्लो में देखें तो कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बढ़ करके 70 से 150 हो चुका है। ये नेगेटिव 191 से और भी ज़्यादा नेगेटिव में चला गया, -233 और भी कम हो गया। फिर अगर इधर बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी 137 से 81 हो चुका है, कम हुआ है। और नेगेटिव कैश फ्लो चल रहा है अभी इस बार इनका -3। अब अपन चलें डेटर डेज की तरफ। अगर अपन ओवरऑल रेशियोज की बात करें तो डेटर डेज में देखें तो 26 से 27 हो चुका है। इन्वेंट्री डेज जो है वो कम हुए हैं, 84 से सीधा 18 हो चुके हैं। डेज पेबल जो है 216 से 70 काफ़ी कम हो गया है। कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो नेगेटिव में चल रहा है, -106 से -26 हो चुका है। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो -40 से -20 हो चुका है। ROC की बात करें 39 से 44 हो चुका है। चलिए तो फिर देखते हैं प्रमोटर्स की बात करते हैं। अब अपन यहाँ ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो ईयर बाय ईयर बेसिस पर देखते हैं अपन 31 से 36 31.36 से 31.36 उतने का उतना ही है। FIIs भी उतने के उतने ही है, DIAs के भी उतने के उतने ही है। पब्लिक ने अपनी होल्डिंग जरा सी कम की है 66.73 से 66.72। चलिए तो फिर अब देखते हैं अपन इनके। अब अपन चलते हैं इनके चार्ट की तरफ। काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ आ चुका है इसमें डे बाय डे बेसिस पर। तो चलिए देखते हैं क्या इसमें कोई अपॉर्चुनिटी अपने को मिल रही है क्या। अब अगर अपन अपर साइड की बात करें तो इसमें अपर साइड पे मोमेंटम अभी रिसेंट टाइम में आने के चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर अपन एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन की बात करें, ठीक, अगर अपन यहाँ पर्टिकुलरली एक ट्रेंड लाइन की बात करें तो अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो है ये स्टॉक किस तरीके से मूव कर रहा है, डाउन ट्रेंड बना दिया है इसने। तो अब ओनली टाइम विल टेल, जिस समय ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ज़रूर उसके बाद एक अपर साइड में मोमेंटम। बट हालांकि आपको ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम नहीं बताते कभी भी, तो हम आपको ओवरऑल ही एनालिसिस बताएंगे कि भाई किसके बाद एंट्री करना सुरक्षित रहेगा। तो 71.96 बल्कि 72 रुपीज़ के बाद ही एंट्री करना इसमें सुरक्षित रहेगा। तो 72 के बाद ही हमारे सजेशन में एटलीस्ट हम अपनी कोई भी पोजीशन अपर साइड के लिए बनाएंगे। और हमेशा अपनी पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखिए, चाहे कोई भी कितनी अच्छा एनालिसिस हो, है ना। और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड पर एक बड़ा अच्छा, डाउन साइड पर तो ऑलरेडी हैवी मोमेंटम अपने को दिख रहा है। ओवरऑल ट्रेंड भी डाउन साइड का ही है। तो जैसे कहते हैं कि ऑलवेज ट्रेड विद द ट्रेंड कहते हैं, है ना। कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ट्रेड विद द ट्रेंड, ठीक, आपको पीस ऑफ माइंड रहेगा। चलिए तो फिर इसमें अगर अपन ओवरऑल बात करें, थोड़ा सा अपन चलते हैं आसपास के लेवल्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अपर साइड पर और उसके बाद फिर फॉल आया। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक मोमेंटम दिख रहा है, जो कि अपने को इसमें कैसे करना है वो आपको थोड़ा सा अपन एक एनालिसिस कर सकते हैं। हालांकि हम नॉर्मली एकदम क्लोज इंट्राडे टारगेट्स नहीं देते, तो बहुत अच्छा तरीका यही रहेगा कि 52.80 के नीचे जब ये जाता है तो उसके बाद एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ पॉइंट्स और नीचे जाने की। 2 रुपये कम से कम और फॉल हो सकता है।
और हो सकता है कि फिर उसके बाद और भी कुछ समय तक फॉल हो। लेकिन चूंकि अपने यहाँ पे मल्टी डे शॉर्टिंग नहीं होती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इंट्राडे के हिसाब से थोड़े थोड़े टारगेट्स ही ले सकते हैं। तो अगर ये अभी फॉल करता है तो 52.80 के नीचे ही पोजीशन बनेगी, अपर साइड पे 72 रुपीज के ऊपर ही पोजीशन बनाना सही है। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ट्रेंड लाइन अगर आप लोग चाहें तो अपने चार्ट पे भी, एक सेकेंड रुकिए, एक स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेने के लिए यहाँ पे इस तरह का हम कर देते हैं, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक। तो अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है और उसके बाद फिर 72 को ब्रेकआउट देता है, तो फिर मानकर चलिए कि अच्छा, कम से कम कुछ नहीं तो 6 से 7 रुपए का अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है, ठीक। और एक चीज और आप लोगों के लिए, जैसे जब भी अपन इस तरह का कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे अपन को इस तरह की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, अपन ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको। क्यों ऐसे ड्रॉ करेंगे? क्योंकि हमें पता है कि ये जो पर्टिकुलर प्राइसिंग होती है कभी भी एक सर्टेन प्राइस नहीं होती, एक चैनल बनता है। तो हमें चूंकि एक चैनल व्यू मिल जाता है, इस कारण से हम एंट्री डिसाइड कर सकते हैं। हमें चूंकि पता चल गया कि ये विग बना रहा है एंड ऑल दैट। अगर मान लीजिए इस तरह की कोई चीज नहीं होती है, तो कभी भी ट्रेंड लाइन को एग्जैक्ट प्राइसिंग के हिसाब से नहीं रखना है, हमेशा स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। बट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट अगर मिलता है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है तो मोस्ट डेफिनेटली एक अपसाइड मोमेंटम देखने मिलेगा। और अगर अपन थोड़ा अपर साइड के लिए भी अगर डिसाइड करना चाहें, तो कम से कम 72 रुपीज से 85 रुपीज तक की अपसाइड की रैली लेने के चांसेस हैं, ठीक। तो डाउन साइड के लिए फिर से एक बार 52.80 के नीचे ही कोई पोजीशन बनाना ठीक रहेगा। और अगर अपसाइड की बात करें तो फिर एक बार 72 रुपीज के ऊपर ही पोजीशन बनेगी। तो बस इसमें इतना ही है। और अभी ये फॉल होता हुआ दिख रहा है, तो थोड़ा सा आराम से पोजीशन साइजिंग का एनीवे ही हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और इसने अपनी एक बहुत अच्छी रैली अभी कुछ समय तो पहले ही ली है, तो लेट्स सी क्या होता है। बट एक अच्छा स्टॉक है ऐसा लग रहा है, एटलीस्ट अच्छा स्टॉक इन द सेंस कि जब इसने अपना मोमेंटम दिया था तो काफी अच्छा दिया था, ठीक है। चलिए इतना ही है फिर अभी के लिए, नेक्स्ट में मिलते हैं, ओके।